हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान सीईटी और रीट मेन एग्जाम के लिए। मित्रों, टॉप प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं आपके लिए, प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आप इसको कीजिएगा और अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि क्वेश्चनों का स्तर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मित्रों, चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का स्थान है। तो राजस्थान का स्थान पूछा जा रहा है, तो मित्रों राजस्थान का स्थान हो जाएगा 10वां स्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 10वां स्थान हो जाएगा। मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन तरफ। देखिएगा, मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना के अंतर्गत राजस्थान की महिलाएं लाभान्वित हैं। कौन सी महिलाएं इनको लाभ मिलेगा दोस्तों? देखिएगा, मुख्यमंत्री जो एकल नारी समान पेंशन योजना है दोस्तों, उसके अंदर एक तो विधवा को फायदा मिल रहा है। किसको मिल रहा है? विधवा को मिल रहा है। और दूसरा मिल रहा है तलाकशुदा को। दोस्तों, कौन है? तलाकशुदा को इनको फायदा मिल रहा है। तीसरी महिलाएं जो है आपकी प्रत्यक्ष महिलाएं हो जाती है दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? प्रत्यक्ष महिला। इन तीनों को इस योजना से लाभ मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला ए और बी दोनों, इसका मतलब हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समझ में आए तो आप देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। राजस्थान जल आजीविका सुधार परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के 27 जिलों में 137 इंच आई परियोजना के पुनर्वास और नवीनीकरण हेतु किस देश द्वारा ऋण सहायता स्वीकृत की गई है? तो वो देश हो जाएगा हमारा कौन सा? जापान जापान देश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जापान देश हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों 4था नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के कितने जिलों में निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित किए जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट हब विकसित किए जाएंगे दोस्तों। ये पूछा गया कितने जिलों में किए जाएंगे। तो दोस्तों इसका मैं बता देता हूँ, इसका उद्देश्य क्या है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, जो जिला स्तर के उद्योग होते हैं उनको आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना। क्या करना दोस्तों? आर्थिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना दोस्तों। ये आर्थिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना किसको? जो जिला स्तर पे जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनको क्या करना? आर्थिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना इस डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब का कार्य रहेगा दोस्तों। तो ये सभी जिलों में विकसित किए जा रहे हैं। किस में किए जा रहे हैं? ये सभी जिलों में विकसित किए जा रहे हैं राजस्थान में। आगे बढ़ रहे, राजस्थान में दिसंबर 2021 तक कितने पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन कर पंजीयन करवाया जा चुका है दोस्तों? हमारा जो पूरा जो लक्ष्य है हमारा वो 2882 पंजीयन करना है दोस्तों। कितना करना है? 2882 करना है। लेकिन पूछा गया दिसंबर 2021 तक। 2021 तक अभी तक जो पंजीयन हुए हैं हमारे वो हुए हैं 2446 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं दोस्तों? 2446 पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन हो चुका है। आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हल करवा रहा हूं आपको। 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क किन जिलों में बनाए जाएंगे? 1800 मेगावाट है टोटल। कितना दोस्तों? 1800 मेगावाट है। आप देखिएगा दोस्तों, 1800 को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो 800, एक होता है 1000 में। इन दोनों भागों में अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये जो 800 है ये आपका सोलर पार्क लग रहा है आपका जैसलमेर में। कहाँ बन रहा है दोस्तों? इतनी क्षमता का जो सोलर पार्क बनेगा आपका जैसलमेर बनेगा। 1000 मेगावाट का जो सोलर पार्क है वो बनेगा आपके राजस्थान के बीकानेर के अंदर दोस्तों। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। दोनों ये कार्यरत हैं दोस्तों फिलहाल वर्तमान के अंदर। तो देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा जैसलमेर और बीकानेर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं दोस्तों। केंद्र की योजना है ये, केंद्र की योजना है। देखिएगा केंद्र की योजना क्या कहती है। केंद्र की योजना ये कहती है कि दोस्तों जो स्मार्ट सिटी है राजस्थान के 4 जिले सम्मिलित है इसके अंदर। कितने जिले सम्मिलित है? जयपुर, उदयपुर और कौन सा दोस्तों? कोटा भी शामिल है। और एक और बच गया आपका, कौन सा? अजमेर भी शामिल है दोस्तों स्मार्ट सिटी के अंदर। दोस्तों इसके लिए बता देता हूं आपके लिए मैं, जो केंद्र सरकार है वो आपको 100 करोड़ दोस्तों, कितने करोड़? 100 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कितने करोड़ करती है दोस्तों? 100 करोड़ वित्तीय
वित्तीय आपकी सहायता प्रदान करती है। कौन करती है? केंद्र करती है। अब ये 100 करोड़ केंद्र कर रही है तो राज्य कितना करेगी दोस्तों? राज्य जितना केंद्र कर रही है ना उतना ही राज्य को क्या करना पड़ेगा? वित्तीय सहायता देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जयपुर, उदयपुर, कोटा को स्मार्ट सिटी के अंदर शामिल किया गया है। इनको केंद्र सरकार 100 करोड़ वित्तीय सहायता देगी और राज्य सरकार भी 100 करोड़ वित्तीय सहायता देगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। जयपुर, उदयपुर, कोटा ये तीनों ही सम्मिलित है। इसके अलावा एक अजमेर भी सम्मिलित है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत का नाम बताइएगा दोस्तों। श्रावण महीने में, हाँ जी, श्रावण महीने के दौरान जो राजस्थानी महिलाएं हैं उनके द्वारा जो गीत गाए जाते हैं दोस्तों वो हो जाएगा तीज गीत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तीज गीत आपका हो जाएगा दोस्तों। जो श्रावण तीज के अवसर पर श्रावण मास की जो प्रकृति का सौंदर्य चित्रण किया जाता है दोस्तों, क्या किया जाता है? प्रकृति का सौंदर्य चित्रण किया जाता है। प्रकृति का, हाँ जी, सौंदर्य चित्रण किया जाता है दोस्तों। यहाँ से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है श्रावण तीज का। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिहाज से। आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? ट्रेवल मार्ट का दोस्तों आयोजन पूछा गया। इसका जो आयोजन है दोस्तों उसका उद्घाटन पूछा गया। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर होने वाला है अब आपका हो जाएगा जयपुर। राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का जो आयोजन है ना वो 22 से 24 जुलाई के मध्य, 22 से 24 जुलाई 2022 के मध्य इसका आयोजन किया गया है। वो भी कहाँ किया गया है मित्रों? वो क्या किया है? आपके जयपुर के अंदर किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का समूह है आपके सामने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा साउंड एंड लाइट शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? साउंड एंड लाइट शो का उद्घाटन मित्रों, साउंड एंड लाइट शो का जो उद्घाटन होता है ना 27 दिसंबर 2021 दोस्तों। कब होता है? 27 दिसंबर 2021 को होता है। वो होता है मचकुंड धौलपुर के अंदर इसका उद्घाटन होता है। किसका मित्रों? साउंड एंड लाइट शो का। ध्यान दीजिएगा, साउंड एंड लाइट शो की यहां बात हो रही है। आगे बढ़ रहे हैं। पछुआ हवाओं की अधिकतम गति देखी जाती है दोस्तों। जो पछुआ हवाएं है ना उनकी जो अधिकतम गति देखी जाती है वो देखी जाती है दक्षिणी गोलार्ध में, महासागरों में देखी जाती है दोस्तों। कहां देखी जाती है? दक्षिणी गोलार्धों में, महासागरों में देखी जाती है। इनका जो पछुआ पवनें होती है ना इनका जो सर्वाधिक विकास होता है मित्रों, क्या है? सर्वाधिक जो विकास होता है ना वो होता है आपके जो दक्षिणी अक्षांश है उससे 40 डिग्री से लगाकर 60 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है दोस्तों। ये दक्षिणी अक्षांश की बात कर रहे हैं। दक्षिणी अक्षांश लिख देता हूं मित्रों आपके सामने। इसके मध्य इसका सर्वाधिक विकास होता है। 3 टर्म्स आते हैं दोस्तों, 3 शब्द आपको मिलते होंगे। कौन कौन से दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ, जिन्हें स्थानीय नाम से जाना जाता है। इनको स्थानीय नाम से किस नाम से जाना जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला हमारा हो जाएगा साहब आपका 40 डिग्री जो है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं गरजता चालीसा। क्या बोलेंगे? गरजता चालीसा बोलेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता आपसे। और 50 डिग्री के जो आसपास का क्षेत्र है उसको बोलेंगे प्रचंड पचासा। क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रचंड पचासा बोलेंगे। ठीक है साहब, आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा 60 डिग्री पे क्या बोलेंगे? चीखता साठा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चीखता साठा बोलेंगे मित्रों। ये शब्द हर बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ये कहाँ पे है? ये देखिएगा दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ पर? 40 डिग्री से लगाकर आपके 60 डिग्री के मध्य ये आपको जो पछुआ पवने हैं इनका सर्वाधिक विकास होता है। आगे बढ़ रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप मित्रों कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों? एशिया महाद्वीप आपका सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। इसका यदि क्षेत्रफल की बात करें ना तो विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 30% क्षेत्रफल किसका? केवल है एशिया का। कुल 30% केवल किसका है? एशिया का। एशिया के अंदर इतने में देखेगा 60% पूरे विश्व की जनसंख्या निवास करती है एशिया में। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है? 60% जनसंख्या निवास कर रही है मित्रों। आगे देखेगा, जिस महासागर या सागर से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है वह क्या कहलाती है? 0 डिग्री देशांतर का मतलब ये हो जाएगा कि ग्रीनविच मीन टाइम। दोस्तों क्या पूछा जा रहा है आपसे? ग्रीनविच मीन टाइम पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है मित्रों? ग्रीनविच मेन टाइम। ये रेखा कहाँ से गुजरती है ये पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर। क्या होगा मित्रों? अटलांटिक महासागर, जिसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है अंध महासागर। किस नाम से जाना जाता है? अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा,
अच्छा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिहाज से। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके? यदि आ रहा है तो आप लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा मित्रों। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? जो पारिस्थितिकी शब्द का पूछा गया सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1869। सबसे पहले प्रयोग किया किसने था? तो व्यक्ति था दोस्तों एक जर्मन जीव विज्ञानी था। कौन था? जर्मन जीव विज्ञानी था। कौन था मित्रों? उसका नाम था अर्नेस्ट। क्या नाम था दोस्तों? अर्नेस्ट हीगल। अर्नेस्ट हीगल, इसने सर्वप्रथम उपयोग किया था इसका, अर्नेस्ट हीगल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्नेस्ट हीगल। ठीक है साहब, आगे बढ़ रहे हैं। आपका देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक उत्सर्जित होने वाली गैसें कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसों में अपन बात कर लेते हैं कौन कौन सी गैस शामिल होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल होती है ग्रीन हाउस गैसों में। पूछा भी जाता है एग्जाम में, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपको गैस जो पता होनी चाहिए कौन कौन सी गैस इसमें शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, मीथेन हो जाएगी दोस्तों, है ना, मीथेन हो जाएगी आपकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी दोस्तों जिसे CFC कहते हैं, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी आपकी। ये सारी गैसें क्या है आपकी? ये सारी गैसें क्या है? ये सारी गैसें आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब ये पूछा जा रहा है आपसे कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक उत्सर्जित होने वाली गैस कौन सी है? तो सबसे अधिक उत्सर्जित होने वाली गैस है आपकी CO2 दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। डोल्ड्रम बेल्ट दोस्तों, डोल्ड्रम बेल्ट की यदि पूछा जाए आपसे तो ये है अपना गोलार्ध, ये है अपनी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की उत्तरी गोलार्ध के अंदर और दक्षिण गोलार्ध में 5-5 डिग्री दोस्तों, 5-5 जो डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र पड़ता है ना, वो है आपका डोल्ड्रम बेल्ट बनता है। क्या बनता है? डोल्ड्रम बेल्ट। इसको अपन शांत पेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शांत पेटी के नाम से भी इनको जाना जाता है मित्रों। तो देखिएगा ये डोल्ड्रम बेल्ट कहाँ स्थित है? तो डोल्ड्रम बेल्ट है आपके भूमध्य रेखा के समीप हो जाएगा। भूमध्य रेखा के क्या हो जाएगा दोस्तों? समीप आपके ये बनते हैं। भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री उत्तर के अंदर, 5 डिग्री दक्षिण में अक्षांश के मध्य क्या बनते हैं? निम्न वायुदाब की पेटियां पाई जाती है। ठीक है साहब, देखिएगा आगे बढ़ रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा और प्राचीनतम समुद्र कौन सा? सबसे बड़ा और सबसे गहरा भी है, आपको बता देता हूं मैं। सबसे बड़ा और सबसे गहरा भी है, जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। और ये जो भाग है ना, ये जो इसका क्षेत्रफल है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल से अधिक है। देखिएगा मित्रों, जो स्थल भाग का क्षेत्रफल है उससे भी ये अधिक हो जाएगा आपका। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? जो सबसे गहरा और सबसे बड़ा है तो वो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों? प्रशांत महासागर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? पुराने जलोढ़ निर्मित मैदान दोस्तों, जो पुरानी जलोढ़ निर्मित मैदान होता है, जो ये मतलब कह सकते हैं जी पुरानी मिट्टी से निर्मित मैदान दोस्तों। पुरानी मिट्टी से जो निर्मित मैदान होते हैं उसको बोलते हैं बांगड़। क्या बोलते हैं? बांगड़ बोलते हैं, याद करिएगा। और जो नई मिट्टी से जो बनते हैं दोस्तों, नई मिट्टी से जो निर्मित मैदान होते हैं उसको बोलते हैं खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है। हमसे पूछा गया पुराने जलोढ़ निर्मित मैदान को अपन बांगड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राइट आंसर क्या हो रहा है हमारा? D नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण। पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कैसे होती है दोस्तों? इसकी उत्पत्ति की बात करें ना तो वो होती है भूमध्य सागर से। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है। और शीतकाल में ना, शीतकाल में उत्तर भारत के अंदर इसमें उत्तर भारत में क्या होती है? उत्तर भारत में वर्षा होती है दोस्तों। उत्तर भारत में क्या होती है? उत्तर भारत में वर्षा होती है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? मावट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और ये जो है ना, ये जो बरसात होती है, मावट होती है, ये जो इसको फ़ायदा किसको हो रहा है? रबी फसल को फ़ायदा हो रहा है। किसको हो रहा है? रबी फसल को इसमें क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। अपन इसकी बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या हैं मित्रों? इसको अपन बोलेंगे डोल्ड्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोल्ड्रम बोल सकते हैं। डोल्ड्रम सॉरी, क्या बोलेंगे? गोल्डन ड्रॉप्स, सॉरी, है ना, बाय मिस्टेक, है ना, गोल्डन ड्रॉप्स बोलेंगे दोस्तों। गोल्डन ड्रॉप्स आपका राइट आंसर। देखिएगा, गोल्डन ड्रॉप्स ही बोलते हैं। बहुत बार पूछा जाता है गोल्डन ड्रॉप्स किसे बोलते हैं? जो शीतकाल में जो वर्षा होती है या मावट को अपन गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था दोस्तों। हाँ जी।
तो राइट आंसर इसका बी हो रहा है 19 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी के ऊपर नहीं है? तो अपन देखिएगा दोस्तों, जो नर्मदा नदी है ना आपकी, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में इसका जल गिरता है, खंबात की खाड़ी में। ठीक है सब, बे ऑफ खंबात, इसके अंदर इसका जल गिरता है। और रास्ते में क्या करती है, जब ये आती है ना तो अपना जलप्रपात बनाती है दोस्तों। बहुत सारे इसके ऊपर जलप्रपात बने हुए हैं। देखिएगा इसमें जलप्रपात कौन कौन से, एक तो आपका कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी के ऊपर है, दुग्ध धारा हो जाएगा, भेड़ा घाट आपका जलप्रपात हो जाएगा, शस्त्रधार हो जाएगा, धुआंधार हो जाएगा, घाघरी हो जाएगा, धुआंधार। ठीक है ना, धुआंधार भी ये नर्मदा नदी के ऊपर बनते हैं। ठीक है सब। तो इसके अलावा बहुत सारे हैं, जो घाघरी हो गए, हिरण प्रपात हो गए, ये सारे कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? ये है आपके नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है सारे ये। लेकिन इसमें जो भालकुंड है ना, ये भालकुंड दोस्तों एमपी में बढ़ता है। ठीक है, एमपी में जलप्रपात बना हुआ है। लेकिन नदी पूछा जाए आपके, राहतगढ़ के निकट एक नदी है बीना नदी। कौन सी दोस्तों? बीना नदी है ना, बीना नदी, उसके ऊपर ये जलप्रपात बना हुआ है। इसमें पूछा गया था जलप्रपात नर्मदा नदी के ऊपर जो स्थित नहीं है वो बताना था हमने। भालकुंड हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेगा, शानदार क्वेश्चनों का समूह है। निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो अल्प बचतें दोस्तों। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत हो जाएगा हमारा कोयला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोयला हो जाएगा हमारा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत हो जाएगा मित्रों। और कोयले के भंडारण की बात करें, कोयले के भंडारण की बात करूं दोस्तों आपके सामने, तो भंडारण के यदि दृष्टि से हमारा भारत का जो स्थान है ना, वो भारत का स्थान है चौथा स्थान। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है साहब। और कोयला भारत के अंदर एक तो एमपी में होगा, आपका छत्तीसगढ़ में होगा और झारखंड में होगा। ठीक है साहब, तेलंगाना में होगा आपका। ठीक है, तेलंगाना में होगा, इसके अलावा उड़ीसा होगा, पश्चिम बंगाल होगा, यहाँ पे कोयले आपके मिलेंगे दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? दोस्तों पीतमपुर पूछा जाता है आपसे, तो एमपी की तहसील पड़ती है धार, है ना। कौन सी तहसील है? धार। धार के अंदर एक स्थान पड़ता है पीतमपुर। कौन सा स्थान है? पीतमपुर दोस्तों। यहाँ पे क्या है? देशी विदेशी कंपनियां कार्यरत है दोस्तों। देशी विदेशी कंपनियां या उद्योग धंधे यहाँ पे कार्यरत हैं। ये जो उद्योग धंधे हैं, देशी विदेशी उद्योग, किस चीज़ के हैं? तो वो है आपके ऑटोमोबाइल के। किसके हैं? ऑटोमोबाइल के हो जाएंगे दोस्तों। आगे देखेगा, वनीकरण प्रक्रिया है दोस्तों। वनीकरण प्रक्रिया है तो देखेगा दोस्तों, वनीकरण वन संसाधन को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। देखेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है। तो वन संसाधन को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। आपका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? भारत के साथ सबसे ज़्यादा जो लंबी स्थलीय सीमा देखिएगा, जो हमारी जो स्थलीय सीमा है ना, वो है 15,200। कितनी है स्थलीय सीमा? 15,200 किलोमीटर हो जाएगी हमारी स्थलीय सीमा। ये आपको पता है दोस्तों, इसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। अब बात पूछा जा रहा है, भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश साझा करता है? तो मैं बता देता हूँ, 7 देशों की हमारे साथ सीमा लगती है। कितने देशों की सीमा लगती है? 7 देशों के साथ हमारी सीमा लगती है। तो आपको याद नहीं रहता तो बचपन में MB तो याद रह जाएगा आपको, बचपन में MBA। ठीक है ना। ये आपके BCPN ये सारे आपके क्या हैं? देश के नाम हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा पहले बांग्लादेश है और सबसे अंतिम में कौन? अफगानिस्तान है। कहने का मतलब ये है मेरा कि 4096.6 किलोमीटर की सीमा लग रही है हमारे साथ बांग्लादेश की, जो कि सबसे ज़्यादा है। सबसे कम है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है साहब, आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। ठीक है साहब, ये 7 देश हैं जो हमारे साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश होगा। क्या होगा? बांग्लादेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनती है? सबसे छोटी सीमा अभी हमने बात ही करी है, तो अफगानिस्तान हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब बोलोगे सर अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर लग रही है? 106 किलोमीटर लग रही है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है, तो देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, कल को आप बोलोगे सर इतने हैं इतने हैं। ठीक है, तो 106 किलोमीटर मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अपना किताबों लिहाज से अलग अलग है। अब ये जो अफगानिस्तान जो सीमा लगती है ना दोस्तों, ये अप्रत्यक्ष सीमा है। अब बोलोगे सर ये अप्रत्यक्ष क्या शब्द है? क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसकी जो सीमा है ना हमारे साथ प्रत्यक्ष नहीं लग रही है। इसका मतलब ये है कि जो कश्मीर जो हमारे अंडर में नहीं है, जो पाकिस्तान के अंडर में कश्मीर है दोस्तों, पाक अधिकृत कश्मीर। क्या बोलेंगे? पाक अधिकृत कश्मीर दोस्तों।
पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसके साथ इसकी सीमा लगती है। अपन क्या बोल रहे हैं, जो पाक अधिकृत जो सीमा है ना वो भारत का अंग है। किसका अंग है? भारत अपना अंग मानता है, इस वजह से ये सीमा हमारे साथ अफगानिस्तान की भी लग जाती है। तो राइट आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है? विश्वासघाती जो नदी है दोस्तों हुगली नदी है। कौन सी है? हुगली नदी है दोस्तों। कौन सी है? हुगली नदी है। आपको बता देता हूँ हुगली नदी पे एक बांध बना हुआ है, फरक्का बांध। ये बांध जो है ना हर वक्त चर्चा में रहता है। अब बोलोगे सर चर्चा में क्यों रहता है? ये रहता है कौन से देशों के बीच में चर्चा रहता है? ये रहता है भारत और बांग्लादेश। कौन से देशों में दोस्तों? भारत और बांग्लादेश आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, इन देशों के बीच में ये क्या करता है? चर्चा में रहता है, बहुत बार चर्चा में रहता है। तो अपना ये फरक्का बांध है, इसको जल दोस्तों इसके जल का विवाद चल रहा है हमारे साथ। कौन सा चल रहा है? देश के साथ कौन सा चल रहा है? जल विवाद चल रहा है बांग्लादेश के साथ में। अब भाई हुगली नदी पर एक आपको पता है कोलकाता शहर बसा हुआ है। कौन सा देश बसा हुआ है? कोलकाता शहर बसा हुआ है, देश नहीं, कोलकाता शहर बसा हुआ है, जो कि दोस्तों एक मुख्य बंदरगाह है। क्या है? मुख्य बंदरगाह आपका। यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों हुगली नदी से। ठीक है, मुख्य बंदरगाह है जिसे अपन पूर्व का लंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का लंदन भी कहते हैं, पूर्व का लंदन भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है साहब। और हुगली नदी के समुद्र के गिरने से पहले उसमें दामोदर नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है आपसे? दामोदर नदी भी इसमें मिल जाती है। ठीक है, अब दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बंगाल का अभिशाप या शोक कहते हैं, अभिशाप, है ना। अब ये तो बंगाल का हो गया। अब बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का जो शोक है ना वो है आपका कोसी नदी। कौन सी हो जाएगी? कोसी नदी हो जाएगी। ठीक है साहब, हमने सारी चीज़ों की चर्चा हमने यहाँ पे कर ली। विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी है हुगली नदी। ठीक है साहब, आगे बढ़ रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1999 में होता है दोस्तों। कब होता है? 1999 में होता है। 28 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी नंबर। हाँ जी, संविधानिक अधिनियम एवं उसके प्रमुख प्रावधान की त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो त्रुटिपूर्ण युग्म जो है ना भारतीय परिषद अधिनियम 1892, उसमें परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं है। ठीक है साहब, उसमें क्या है? केंद्रीय विधानमंडल के 5 गैर सरकारी सदस्यों को 4 प्रांतों के विधानमंडल के गैर सरकारी सदस्य व कलकत्ता वाणिज्य मंडल के सदस्य चुनते थे। तो ये है दोस्तों, इसमें जो सुमेलित नहीं है, जो त्रुटिपूर्ण है, हमारा 1 नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। हाँ जी, विश्व राजनीति में शीत युद्ध के समापन का मुख्य कारण क्या? शीत युद्ध जो इसका समापन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना दोस्तों, उसके पश्चात क्या हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत रूस के बीच में उत्पन्न तनाव को क्या कहते हैं? शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके बीच में? एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और कौन है? आपका सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ, इसके बीच में ना तनाव उत्पन्न है जिसे अपन क्या बोलेंगे? सोवियत संघ। इनके बीच में क्या है? तनाव है, जिसे अपन शीत युद्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? शीत युद्ध बोलेंगे। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए। और ये संयुक्त राज्य, ये तो पूंजीवादी है, ये पूंजीवादी को बढ़ावा देता है, और ये देता है आपका साम्यवादी को बढ़ावा देता है। ठीक है ना, ये 2 ग्रुप आपके। ठीक है साहब, आपको ध्यान रखिएगा। और शीत युद्ध का समापन होने का मुख्य कारण क्या है? कि सोवियत संघ के क्या हुआ था? विघटन हो गया था, है ना। विघटन कब होता है? 1991 को होता है। कब होता है मित्रों? 1991 को होता है। तो राइट आंसर क्या हो रहा है? बी नंबर, सोवियत संघ का विघटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेगा। हाँ जी, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति को यदि हटाना होना तो हमें 14 दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी। कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी? 14 दिन पहले उनको सूचना देनी पड़ेगी। उसके बाद में महाभियोग जारी हो सकता है। और ये महाभियोग है ना, ये संसद के कोई भी सदन में जा सकता है, चाहे कोई भी सदन हो, चाहे निम्न सदन हो, चाहे उच्च सदन हो। ठीक है साहब, आपका कोई भी सदन हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर यदि 2/3 बहुमत से यदि ये पास हो जाए तो क्या होगा? तो राष्ट्रपति एक सदन में 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में यदि 2/3 बहुमत से पास हो जाए तो राष्ट्रपति आपको क्या मिलेगा? हटा हुआ माना जाएगा। ठीक है साहब, ये जो भारत का जो संविधान का भाग है 5, ठीक है,
संविधान का कौन सा भाग है? 5 नंबर भाग, ठीक है। 5 नंबर भाग अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा हो जाएगा हमारा? आर्टिकल हो जाएगा 61, ठीक है। 61 जो आर्टिकल है उसके अंदर ये इसका सारा विवरण लिखा हुआ है जो कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 61 हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा मित्रों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। दोस्तों भारत के जो संविधान में उद्देशिका में पूछा गया तो संशोधन किया गया है, तो देखिएगा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा उसमें संशोधन किया गया है। हाँ जी, बात हो रही है यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन से। कौन से दोस्तों? 42वें संविधान है संशोधन से, है ना। ये होता कब है? ये होता है मित्रों 1976 को। कब होता है? 1976, मतलब इंदिरा गांधी पीएम थी उस वक्त, तब ये संशोधन होता है। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन मिनी या लघु संविधान भी बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे? लघु संविधान, लिटल, है ना, लिटल संविधान भी बोल सकते हैं इसको, लघु संविधान। इसमें बहुत सारा कुछ संविधान है कि जो मूल संविधान था ना, मूल संविधान में इसमें बहुत सारे चेंजिंग हो गए थे इस संविधान संशोधन के तहत। और उद्देशिका में पूछा जाए आपसे, तो उद्देशिका में एक तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? समाजवादी शब्द जोड़ा गया। दूसरा शब्द कौन सा है समाजवादी के अलावा? पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष आपका शब्द हो जाएगा। तीसरा शब्द कौन सा हो जाएगा? तीसरा शब्द हो जाएगा राष्ट्र की अखंडता। कौन सा शब्द हो जाएगा? राष्ट्र की अखंडता, ठीक है। ये शब्द आपके उद्देशिका में जोड़े गए थे, आपको ध्यान में होना चाहिए मित्रों। आगे बढ़ रहे हैं, हाँ जी आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर। देखिएगा मित्रों, आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णय का सही कालक्रम बताना है। जो मूल अधिकार से बार बार इसको चुनौती दी गई थी मूल अधिकार को लेके, तो उसमें जो ये केसेस हुए हैं आपके, इनका आपका कालक्रम बताना। गोलकनाथ जो बना पंजाब राज्य है ना, ये होता है आपका 1950। कब होता है? 1950 के अंदर होता है, ठीक है साहब। अब केशवानंद जो भारतीय बनाम केरल राज्य है, ये होता है 1967 में। कब होता है दोस्तों? 1967 के अंदर होता है। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत राज्य है, ये 1973 के अंदर। कब होता है दोस्तों? 1973 के अंदर। और ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य है, ये होता है 1980। मतलब कहने मतलब जैसे ये लिखे हुए हैं ना, वैसे ही क्या हो जाएंगे आपके? सही हो जाएंगे। जैसे लिखे हुए वैसे ही कालक्रम के अनुसार सही है। तो 1 2 3 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों अच्छी क्लास लग रही है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के योगदान कितना है? तो सेवा क्षेत्र का जो योगदान है ना 50% से अधिक है। क्या है? 50% से अधिक है मित्रों। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से करी गई है? तो सर्वप्रथम पूछिए किस राज्य से करी गई है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा दोस्तों? यूपी, है ना। यूपी से इसकी शुरुआत करेगी दोस्तों। इस योजना को कर्मचारी राज्य बीमा योजना बीमा निगम द्वारा संचालित किया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, आगे देखेगा। हाँ जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर दोस्तों, दक्षिणी भारत का क्या पूछा गया? मैनचेस्टर, है ना। दक्षिणी भारत का जो मैनचेस्टर दोस्तों, और पूरे भारत का जो मैनचेस्टर है ना, वो कौन सा है? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर क्या कहलाएगा? अहमदाबाद कहलाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। भारत का मैनचेस्टर है। और दक्षिणी भारत का अजय आपसे पूछे, दक्षिणी भारत का, ठीक है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर आपके सामने कोयम्बटूर हो जाएगा। और उत्तरी भारत का हो जाएगा आपका कौन सा? कानपुर हो जाएगा, ठीक है। और ये है मुंबई जो है ना, ये भारत का कार्टनोपोलिस है। क्या है? भारत का कार्टनोपोलिस हो जाएगा, भारत का कार्टनोपोलिस हो जाएगा राइट आंसर, कार्टनोपोलिस, ठीक है। अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ आपके? हाँ जी आ रहा है ना, तो ठीक है, सब आगे आ रहा है समझ में। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर क्या है? दक्षिणी भारत का जो मैनचेस्टर है आपका राइट आंसर कोयम्बटूर है, ठीक है सब। और भारत का मैनचेस्टर क्या है? अहमदाबाद है, ठीक है। और कानपुर क्या है? कानपुर है आपका उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। जो मैनचेस्टर जो शहर है ना दोस्तों, वो आपके वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, इस वजह से ये सारे आपके भारत ने इनको मान लिया है। अब आगे देखिएगा, किसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रस्तावित संघ शासन की व्यवस्था की थी? दोस्तों 1935 के भारत सरकार जो अधिनियम में प्रस्तावित संघ शासन की व्यवस्था किसके द्वारा करी थी? जब 1935 में वायसराय कौन थे दोस्तों? हाँ जी, वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो। तो लिनलिथगो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपातकाल विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 25 जून 1975।
क्या राइट आंसर होगा? 25 जून आपका 1975 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में होती है? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की बात करें दोस्तों तो पंडित नैनूराम शर्मा के प्रयासों से होती है दोस्तों हाड़ौती, है ना। लेकिन स्थापना जो अध्यक्ष था दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? नैनूराम शर्मा ने ना सिर्फ प्रयास करे थे। क्या करे थे? सिर्फ प्रयास करे थे। लेकिन अध्यक्षता किसने करी थी? अध्यक्षता करी थी हाजी फैज मोहम्मद ने। अध्यक्षता किसने करी थी दोस्तों? हाजी फैज मोहम्मद ने। तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी दोस्तों? हाजी फैज मोहम्मद ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है 1934 के अंदर, 1934 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। आपको ध्यान में होना चाहिए। इसमें जो प्रमुख सहयोगी पूछे जाते हैं तो प्रभुलाल दोस्तों, कौन सहयोगी था? प्रभुलाल इसका सहयोगी था शर्मा, है ना। एक अभिन हरी, कौन है दोस्तों? अभिन हरी, है ना। ये इनके क्या थे? मुख्य सहयोगी थे। मुख्य सहयोगी थे। किसके सहयोगी थे ये? हाजी फैज मोहम्मद के सहयोगी थे दोस्तों, है ना, प्रभुलाल और अभिन हरी। तो हाजी फैज मोहम्मद इसकी अध्यक्षता करता है। आगे देखिएगा दोस्तों, महिला नेता जिसने भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के लिए, है ना, भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के लिए के कारण जेल में डाल दिया गया दोस्तों, जेल में डाला गया था। अब बात करें जो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती कब है? जो भरतपुर जो प्रजामंडल की स्थापना है ना, इसकी स्थापना होती है आपके 1938 के अंदर। कब होती है? 1938 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसकी अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे गोपीलाल। कौन थे दोस्तों? गोपीलाल यादव थे दोस्तों, है ना, यादव थे, यदुवंशी। तो गोपीलाल यादव ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और लेकिन हुआ क्या था? इसका रीज़न ये हुआ कि जो भरतपुर प्रजामंडल का ना पंजीयन नहीं हुआ था दोस्तों। क्या नहीं हुआ था? रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ इसका। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिसलिए सरकार ने क्या करा? इसको सरकार ने ना, गवर्नमेंट ने इसको अवैध घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। आपका अवैध घोषित करा ना, तो अब क्या हुआ? ये सुशीला त्रिपाठी दोस्तों, ये भरतपुर प्रजामंडल की है ना, ये सुशीला जो त्रिपाठी है भरतपुर प्रजामंडल से जुड़ी दोस्तों, इसने क्या किया? इसने ना इस पंजीयन की मांग उठाई। ठीक है, इस पंजीयन की मांग उठाई और इसने प्रयास किए। इस वजह से इसने क्या किया? इसको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, इसी वजह से इसको जेल में डाल दिया गया था। तो सुशीला त्रिपाठी इस राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अंतिम क्वेश्चन है मित्रों, देखिएगा शानदार क्वेश्चन। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासत पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी गठन किया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? जो सम्मिलित नहीं था वो पूछा जा रहा है दोस्तों। बात ये चल रही है भरतपुर धौलपुर। ये भरतपुर धौलपुर है ना, ये यूपी में मिलना चाह रहे थे। क्या चाह रहे थे? यूपी में मिलना चाहते थे दोस्तों। ठीक है, अब यूपी में मिलना जैसे दबाव बढ़ने लग गया ना, तो यहाँ की जो जनता थी ना, यहाँ की जनता से राय जानना चाहिए। जनता से राय जब पता किया तो उसके लिए कमेटी बनाएगी। उस कमेटी का नाम है शंकर देव राय कमेटी। उस कमेटी के अंदर सदस्य कौन थे दोस्तों? एक तो प्रभुलाल सदस्य थे और दूसरे थे RK सिद्धावा। ये सदस्य थे शंकरराव देव समिति के अंदर दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अंदर पूछा गया कौन सम्मिलित नहीं था, तो MS जैन। MS जैन सम्मिलित नहीं थे दोस्तों। यहाँ पे आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं। अंत तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।